अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है? हेलो जी क्लास, आवाज आ रही है? जी मैम। ओके यस मैम, आ रही है। ओके ओके कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम इस डायग्राम पे थे, आई गेस स्टेट मशीन डायग्राम हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। ठीक है, इस डायग्राम से रिलेटेड कोई क्यूरी, कोई सवाल है तो फिर हम आगे बढ़े। हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बस फिर वाइंड अप करके कुछ सिनेरियो एग्जांपल्स हम देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास जो है वो कुछ सिनेरियोज गिवन है और उससे रिलेटेड डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। तो वो मैं सिनेरियो आपके सामने रखूंगी, कुछ टाइम दूंगी आप लोग उसको सॉल्व करें और फिर उसके सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, सो दैट आपको कुछ आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम एनालिसिस और डिजाइन और पेपर की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेट मशीन डायग्राम की एग्जांपल थी, जो लास्ट टाइम हम एटीएम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद मेरे सिस्टम में कुछ शायद प्रॉब्लम हो गई थी जो हम कंटिन्यू नहीं कर सके थे। सो उससे रिलेटेड ये हमारे पास डायग्राम है, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इनिशियल स्टेट होगा, ब्लैक सर्कल, फिर सर्कल क्या हमें डिफाइन करा होता है कि हमारे पास स्टेट जो है मशीन डायग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेट है ऑफ। ठीक है, ऑफ है, टर्न ऑन करेंगे सबसे पहले मशीन को। सिनेरियो हमारे पास ये गिवन था, ये सिनेरियो था कि इनिशियल स्टेट पे जो है एटीएम जो है वो टर्न ऑफ है। जैसे ही हम उसकी पावर टर्न ऑन करेंगे तो उसके बाद एक एक्शन परफॉर्म होगा जो कि सेल्फ टेस्ट स्टेट होगा, जो टेस्ट करेगा कि आफ्टर पावर ऑन करने के बाद वो सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर जो है टेस्ट फेल हो जाए तो एटीएम जो है वो आउट ऑफ सर्विस चला जाएगा, नहीं तो फिर हमारे पास ट्रांजिशन स्टार्ट होगी और हमारा सिस्टम आइडल स्टेट पे चला जाएगा। इन दिस स्टेट एटीएम वेट्स फॉर कस्टमर इंटरेक्शन। अगर टेस्ट पास हो जाता है तो फिर एटीएम क्या करेगा, वेट करेगा कि कस्टमर कोई इंटरेक्शन परफॉर्म करे, अदर कार्ड एंटर करे। द एटीएम स्टेट चेंजेस फ्रॉम आइडल टू सर्विंग कस्टमर व्हेन द कस्टमर इंसर्ट्स बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड इन द एटीएम कार्ड रीडर। जैसे ही यूजर जो कस्टमर है अपना कार्ड एंटर करेगा, एटीएम कार्ड रीडर क्या होगा, वो आइडल से सर्विंग स्टेट पे चला जाएगा। On entering the serving customer state, the entry action read card is performed. वो read card को read करेगा, authenticate करेगा. Note the transition from serving customer state back to the ideal state could be triggered by cancel event, as the customer could cancel transaction at any time. जैसे किसी भी टाइम पे यूजर चाहे अपनी ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर दे तो आपका सिस्टम फिर से सर्विंग कस्टमर से वापस आकर कौन से स्टेट पे चला जाएगा, आइडल स्टेट पे। तो ये सिनेरियो है हमारे पास। सर्विंग कस्टमर स्टेट इज अ कंपोजिट स्टेट। सर्विंग कस्टमर स्टेट कंपोजिट स्टेट है। कंपोजिट स्टेट हमने पहले भी देखा था कि जब कोई एक स्टेट स्टार्ट हो तो उसके साथ साथ मल्टीपल स्टेट्स उसके अंदर रन हो सकते हैं, पार्ट ऑफ स्टेट विद सिक्वेंशियल सब स्टेट। सर्विंग कस्टमर के सब स्टेट कौन कौन से होंगे, कस्टमर की ऑथेंटिकेशन होगी, सिलेक्टिंग ट्रांजेक्शन होगी, एंड देन ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगी। कस्टमर ऑथेंटिकेशन एंड ट्रांजेक्शन आर कंपोजिट स्टेट्स बाय देमसेल्फ। कस्टमर की ऑथेंटिकेशन एंड ट्रांजेक्शन इटसेल्फ हमारे पास क्या है, वो फिर एक कंपोजिट स्टेट है जिसमें हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म हो रहे होंगे। ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन में वो कार्ड रीड करेगा, पिन वेरिफिकेशन करेगा, बैंक के ऑथराइजेशन करेगा, ईच एंड एवरीथिंग कस्टमर को ऑथेंटिकेट करेगा कि वैलिड यूजर है और नहीं है। और ट्रांजेक्शन में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजेक्शन होंगी जो परफॉर्म हो सकती हैं, विच इज नोन विद हिडन डिकम्पोजिशन इंडिकेटर आइकन। इसके अंदर हिडन बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, तो इसलिए हम इनको भी कंपोजिट जो है स्टेट कंसीडर कर रहे हैं। Serving customer state has triggered as transition back to the idle state after transaction is finished. जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन फिनिश होगी, सर्विंग कस्टमर दोबारा आइडल स्टेट पे चला जाएगा। द स्टेट ऑल्सो हैज एग्जिट एक्शन, एजिट कार्ड। हमारे पास एग्जिट एक्शन क्या होगा, कार्ड एजेक्ट होना, विच रिलीजेस कस्टमर कार्ड ऑन लीविंग द स्टेट नो मैटर व्हाट कॉज द ट्रांजिशन आउट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास स्टेट डायग्राम है। सबसे पहले हमारे पास एटीएम सिस्टम ऑफ है, इनिशियल स्टेट पे टर्न ऑन होगा जब पावर ऑन करेंगे, सेल्फ टेस्ट परफॉर्म होगा। अगर तो हमारे पास सेल्फ टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है तो फिर सिस्टम हमारे पास क्या होगा, आउट ऑफ सर्विस चला जाएगा और यहाँ से दोबारा से सिस्टम टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर दोबारा से ऑन होगा, सेल्फ टेस्ट होगा। जैसे ही सेल्फ टेस्ट हमारे पास सक्सेसफुल हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, आइडल स्टेट पे। आइडल स्टेट से कभी भी टर्न ऑफ और शट डाउन स्टेट पे वापस जा सकता है अगर हम सिस्टम की पावर ऑफ कर दें। तो आइडल स्टेट से कभी भी ऑफ स्टेट पे दोबारा जा सकता है। वंस आइडल स्टेट पे आया, सेल्फ टेस्ट परफॉर्म हो गया, सक्सेसफुल हो गया, पास हो गया, आइडल स्टेट पे आने के बाद
अगर दोबारा कोई सर्विस रिक्वायर्ड है, कुछ प्रॉब्लम है, सर्विस होती है, मेंटेनेंस पे जाएगा, मेंटेनेंस के बाद दोबारा से सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करेगा, और मेंटेनेंस करने पर अगर कोई फेलियर हो जाता है तो दोबारा आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा, और फिर वहां से सर्विस करने पे दोबारा मेंटेनेंस, और फिर ये साइकिल कभी भी हमारे पास परफॉर्म हो सकती है। आइडल स्टेट पर है, यूजर से वेट कर रहा है कि यूजर कार्ड इंसर्ट करे। जैसे ही यूजर ने कार्ड इंसर्ट किया, हमारे पास मल्टीपल कंपोजिट स्टेट जो है सर्विंग कस्टमर की जो मेन कंपोजिट स्टेट है, जिसके अंदर सब सब स्टेट्स भी वर्क कर रही होंगी। सर्विंग कस्टमर में क्या होगा, एंट्री होगी, कार्ड को रीड करेगा, और दो पॉसिबल चांसेस है, एंट्री कार्ड की रीडिंग एंड देन एग्जिट जो कि कार्ड को एग्जिट कर देगा। सब स्टेट्स कौन कौन से हैं, कस्टमर की ऑथेंटिकेशन होगी पहले, फिर ट्रांजैक्शन सिलेक्ट होगी, और फिर उसके बाद जो ट्रांजैक्शन यूजर परफॉर्म करेगा वो ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट होगी। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, जो सिनेरियो गिवन था टोटली कंप्लीटली उस सिनेरियो पे स्टेट मशीन डायग्राम ड्रॉ हो गई। अच्छा, एक चीज जो मैंने आप लोगों के क्विजेज में असाइनमेंट में जो चीज नोटिस की, वो ये था कि जो आप लोग जो चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो जो सिनेरियो गिवन है वो सिनेरियो को कम्प्लीटली फुलफिल नहीं कर रहा। मतलब आप लोग कुछ अपने एंड से भी अगर एडिशन करना चाह रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जो रिक्वायर्ड सिनेरियो है वो तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन में चाहिए हर हाल में। तो वो एलिमेंट मिसिंग है। लेट से अगर कुछ एक सिनेरियो है जिसमें कुछ 5-7 स्टेप्स हैं, तो आप एक दो स्टेप करके या तो एंड कर देते हैं यूज केस डायग्राम या सीक्वेंस डायग्राम या क्लास डायग्राम, या अपनी तरफ से और चीजें ऐड ऑन कर देते हैं। ऐड ऑन करना अलाउड है, लेकिन जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो कंप्लीट फुलफिल होना जरूरी है, इसी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हुए। लेकिन कुछ चीजों पे क्लास परफॉर्मेंस की बेसिस पे और कुछ बोनस मार्क जो है वो मैंने फिर आपके क्विजेस वगैरह में असाइनमेंट्स में ऑलरेडी जो है वो ऐड ऑन किया है। क्विज 2 अभी चेक तो होगा, लेकिन उसके मार्क्स अभी मैंने अपलोड नहीं किए। क्विज 3 भी चेक हो गया, मार्क्स अभी एलएमएस पे अपलोड नहीं किए। क्विज 4 एंड 5 रह गया, वो चेक करके इंशाल्लाह कोशिश मेरी है कि 5-6 बजे जैसी क्लास एंड होती है तो वो दो क्विजेस के मार्क्स भी चेक करके मैं फिर अपलोड कर दूँ। ठीक है, क्विज 2 के सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स के मार्क्स। अच्छा, ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एलएमएस पे क्विज और 2, 3, 4 एंड 5 सबमिट नहीं करवाया? क्योंकि क्विज 2 भी 43 स्टूडेंट ने सबमिट करवाया आउट ऑफ 48। क्विज 3 भी ऐसे ही है, कोई 4-5 स्टूडेंट्स ने नहीं करवाया। तो जिन लोगों ने एलएमएस पे सबमिट नहीं करवाए क्विजेस, चाहे वो क्विज 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, वो जो उन्होंने क्विज मुझे फिर व्हाट्सएप पे सेंड किए होंगे, तो व्हाट्सएप पे वही मैसेज जो आपने सेंड किया उसको एज अ रिमाइंडर दोबारा व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी लॉग है और वन बाय वन सारे व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और फिर हमारी इन बिटवीन भी जो है वो कन्वर्जेशन हुई है, तो फिर वो एक एक चैट जाके देख के ओपन करना बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत डिफिकल्ट है। तो जिन लोगों ने एलएमएस के अलावा क्विजेस सबमिट करवाए, क्विज 2, 3, 4 एंड 5, उन्होंने व्हाट्सएप पे सबमिट करवाया होगा, तो वो काइंडली एक काम ये करें कि वो उस व्हाट्सएप वाले मैसेज को दोबारा से मुझे जो है वो उसको हाईलाइट करके मुझे दोबारा से रीसेंड कर दें वही मैसेज। लेकिन उसमें आपको पूरे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ मार्क्स मिल जाएंगे कि जीरो नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो एलएमएस की ही थी। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज होमोजेनाइज। होमोजेनाइज क्या है? होमोजेनाइज ये कह रहे हैं, होमोजेनाइजेशन इज दैट कि हम अलग, क्योंकि प्रोजेक्ट को हम एक साथ, बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम एक ही सिंगल गो में सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें। सो वी हैव अ सिनेरियो जिसमें हम प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक करते हैं, और हर मॉड्यूल्स के हम डिफरेंट वे में एनालिसिस एंड डिजाइन करें, और फिर बाद में जब जरूरत हो तो हम उसको इंटीग्रेट कर लें। तो होमोजेनाइजेशन इज दैट मीन्स टू ब्लेंड इनटू अ स्मूथ मिक्सचर टू मेक होमोजीनियस। ठीक है, अलग अलग पोर्शन में आपने काम किया, लेकिन अलग अलग पोर्शन में काम करने का जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स है इट शुड बी सेम, सो दैट व्हेन यू इंटीग्रेट तो एक कॉमन जो है वो आपके पास हायरार्की मेंटेन हो। ऐसा ना हो कि आपने अगर अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम भी किया है तो हर कोई अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शन में कर रहा है। रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड जो हमारे पास सारी चीजें इट शुड बी सेम, सो दैट अगर हम अलग अलग पोर्शन में भी काम करें तो वो सेम हो। जिनका सबमिट हो गया एलएमएस पे, चाहे लेट हुआ है या पहले हुआ है, वो दोबारा से नहीं करें। लेकिन जिन लोगों ने एलएमएस पे अपलोड करा ही नहीं है, उनका कोई मेरे पास एलएमएस के थ्रू नहीं पहुंच सका, वो फिर व्हाट्सएप पे जो है रीसेंड करेंगे। एज मोर यूज केसेस एंड सिनेरियोज आर डेवलप्ड इट इज नेसेसरी टू मेक द मॉडल होमोजीनियस। आपका मॉडल होमोजीनियस हो, सेम तरीके से आप काम कर रहे हो, क्योंकि आगे जाके कभी भी और चीजें और रिक्वायरमेंट्स और यूज केसेस और सिनेरियोज एड ऑन
हो सकते हैं। तो आपका काम अगर सेम पैटर्न पे सेम डायरेक्शंस पहले से पता होंगे कि हमने किस उसमें काम करना है, कोडिंग मैकेनिज्म पता होगा, एनालिसिस और डिजाइन के टूल्स, ऐसा ना हो कि हर जो है वो टीम मेंबर अलग अलग टूल पे काम कर रहा है, अलग अलग जो है वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। हर चीज होमोजीनियस होगी ताकि जब आप इंटीग्रेट करें तो उनमें कॉमनैलिटी आए। दिस इज स्पेशली ट्रू इफ मल्टीपल टीम्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मॉडल। अगर एक मॉडल पे डिफरेंट टीम्स काम कर रही हैं डिफरेंट पार्ट्स पे, ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंगली फिर चीजें आसान होती चली जाएंगी। इसीलिए हम होमोजेनाइजेशन कर रहे होते हैं। Since use cases and scenarios deal with the written word, people may use different words to mean the same thing or they may interpret words differently. अब वो क्या कह रहे हैं कि यूज केसेस और जो हमारे पास सिनेरियोज हैं वो रिटन में होते हैं, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है, तो उसको मिसरीड करना और मिसअंडरस्टैंड करना पॉसिबल है। हो सकता है कि एक चीज जो मेरे सामने एक यूज केस में आपके सामने रखूं, दो स्टूडेंट के सामने, और मैं कहूँ कि आप इसको डिफाइन करें, तो हो सकता है दोनों अपनी अपनी कैपेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको डिफाइन करें। तो इसीलिए हम होमोजेनाइजेशन कर रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन हो ताकि हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही उसी सेम डायरेक्शन में काम करें। At this time, classes may be combined, classes may be split into multiple cases, और a class may be eliminated from the मॉडल। उस सिनेरियो में हमारे पास क्लासेस जो हैं वो कंबाइन भी हो सकती हैं, हम स्प्लिट भी कर सकते हैं क्लासेस को, मल्टीपल क्लासेस में इनहेरिटेंस कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, और फर्दर जो है टाइप्स ऑफ हम क्लासेस जो हमने पढ़ी थी वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। दिस इज जस्ट द नेचुरल मैच्योरेशन ऑफ द मॉडल ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। और ये एक नेचुरल जो है मैच्योरेशन है कि जब हम कोई प्रोसेस मॉडल यूज कर रहे होते हैं थ्रू आउट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, तो उसमें ये काम हम थ्रू आउट कर रहे होते हैं, क्लासेस को कंबाइन कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो लग रहा होता है कि सेम क्लासेस वो एक क्लास में कर दिया, अलग अलग रिक्वायर्ड है तो स्प्लिट कर दिया डिफरेंट क्लासेस में। इफ डिफरेंट टीम्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट सिनेरियोज, अ क्लास में बी कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। The name conflicts must be resolved. This is accomplished mainly through model walkthroughs. ठीक है, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ही मॉडल है, ठीक है, अब उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं, अब एक मॉडल उसके डिफरेंट हमारे पास मॉडल हैं, एक मॉडल पे टीम ए काम कर रही है, दूसरे मॉडल पे टीम बी काम कर रही है, और दोनों अलग अलग टीम्स हैं, अलग अलग उनको पोर्शंस मिले हैं प्रोजेक्ट के, तो हो सकता है कि दोनों क्लासेस के लिए अलग अलग नेम यूज करें, ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है जब आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो उन्होंने दो अलग अलग क्लासेस यूज किए जो कि एक ही क्लास होती है, बट दो अलग अलग टीम्स उन क्लासेस को डिफरेंट जो है वो नेमिंग कन्वेंशन दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से नेम कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू होता है जब आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मॉडल वॉक थ्रूज। ठीक है, मॉडल वॉक थ्रूज क्या होता है, वॉक थ्रूज बेसिकली हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास एक रिव्यू की एक्टिविटी होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन। वो क्या कह रहा होता है कि डेवलपर ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि जब तक हम सॉफ्टवेयर का कोड राइट डाउन नहीं कर लेते हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वी हैव नथिंग टू टेस्ट और क्वालिफाइड और उसकी क्वांटिटी डिफाइन कर सके हम। फिर उसके लिए किया है कि हाँ ये तो ठीक है, जब तक हम कोड फेस में नहीं जा सकते, जब तक टेस्टिंग नहीं हो सकती, ये तो बहुत मतलब यूनिट टेस्ट, इनिशियल टेस्टिंग यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट तभी होगा जब हमने कोई यूनिट या कोई पीस ऑफ कोड लिखा होगा। तो सोल्यूशन ये आया कि क्यों ना हम ऐसा करें, जैसे हम प्रोजेक्ट को हमने फेजेस में डिवाइड किया कि पहला फेज प्लानिंग है, दूसरा एनालिसिस डिजाइन, और फिर हम कोड पे आते हैं, मतलब कोड तक वेट करने से बेटर है जैसे ही हम एक फेज कंप्लीट करें हम एक रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट कर लें कि अब तक जो हमने काम किया है वो अप टू द मार्क है या नहीं है। उसमें हम कस्टमर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक हम मीटिंग भी कर सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, जितना फॉर्मल होता चला जाएगा वो इंस्पेक्शन की तरफ जाएगा, जितना इनफॉर्मल होगा वो रिव्यू होगा। रिव्यू जो है वो हमारे पास पीर टू पीर रिव्यूज भी होते हैं कि जो लोग साथ बैठ के काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के काम को असिस्ट कर लेते हैं, और फिर अपनी नॉलेज शेयरिंग की बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लिस्ट डाउन करके उसी फेज में रहते हुए हम सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब आप एनालिसिस और डिजाइन करें तो वहां पे भी आप वॉक थ्रू की एक्टिविटी कंडक्ट करें। वो वॉक थ्रू की एक्टिविटीज क्या होंगी कि आपने जो काम कर लिया है वो 4-5 लोग बैठ के एनालाइज कर लें कि वो जो रिक्वायर्ड था हमने वही किया है, उसमें कस्टमर को भी इन्वॉल्व कर लें, प्रोटोटाइपिंग बना लें, जब तक सिस्टम डिजाइन होगा वो बात की बात है, फ्रंट एंड डिजाइन करके यूजर से और एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स लेने। तो इस तरीके से वी कैन इम्प्रोवाइज थ्रू वॉक थ्रूज, और जो हमने मॉडल्स बनाए हैं उन मॉडल को भी हम वॉक थ्रू कर लेंगे, जो अलग अलग पार्ट्स हैं प्रोजेक्ट के। मॉडल यहाँ पे बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्रोजेक्ट के डिफरेंट मॉड्यूल्स।
तो हर मॉड्यूल पे जो हम काम कर रहे हैं हम उसको साथ साथ रिव्यू भी करते जाएं कि वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स है या हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जो हमने प्लान किया था वही फॉलो हो रहा है, जो हमें रिक्वायर्ड है हम वही कर रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, क्वालिटी अचीव हो रही है। तो वो सारी चीजें आप स्टार्ट से ही करते हैं, वेट नहीं करें कि हमें कोडिंग फेज पे जाना है। Examine each class along with its definition. Also examine the attributes and operation defined for the classes and look for the use of synonyms. ठीक है, हर क्लास को आप उसकी डेफिनेशन के साथ एग्जामिन करें कि कौन कौन सी क्लासेस हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से ऑपरेशन वो क्लास डिफाइन करेगी, और आप उसके सिनोनिम्स जो है वो भी देखें कि इस क्लास से रिलेटेड मिलते जुलते और क्या पॉसिबल नाम हो सकते हैं, कॉमन नेम जो हम यूज करें, जो थ्रू आउट सारे ग्रुप मेंबर सारी डिफरेंट टीम्स वही कॉमन नेम यूज करें ताकि नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट ना हो। Once you determine the two classes are doing the same thing, choose the class with the name that is closest to the language used by the customer. ठीक है, अगर आपने डिटरमाइन किया कि दो क्लासेस जो हैं वो एक ही काम कर रही हैं, तो आप कौन सा नेम चूज करेंगे? चूज द क्लास विद द नेम दैट इज क्लोजेस्ट टू द लैंग्वेज यूज बाय द कस्टमर। आप वो क्लास उसमें से यूज करेंगे जो कस्टमर के ज्यादा क्लोज है, यानी कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ज्यादा एक्सप्लिसिटली डिटरमाइन करिए। तो उन दो क्लासेस में से आप वो क्लास सिलेक्ट करेंगे, दूसरी को जो है वो आप रिमूव कर देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। पे केयरफुल अटेंशन टू द कंट्रोल क्लासेस क्रिएटेड फॉर द सिस्टम। जो आपने कंट्रोल क्लासेस बनाई है सिस्टम की, उसके लिए अटेंशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी कि वो थ्रू आउट आपके सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है। अच्छा, एक चीज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, जो चीज मैंने देखी कि आपके प्रोजेक्ट, जो मैं फर्स्ट डे से कह रही थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन का कोर्स है, तो सबसे पहली चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती है। ठीक है, दो चीजें थी आपके प्रोजेक्ट में, मुझे यूजर इंटरफेस से कोई कंसर्न नहीं था, आपने कस्टमाइज किया, खुद से बनाया, फॉर्म बनाया, जो बनाया, वट एवर भी। मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। एंड सेकंड इज दैट कि जो आपने एनालिसिस और डिजाइन किया, यानी कि जो आपने क्लास डायग्राम्स बनाई हैं, वो इट शुड बी फॉलोड योर यूज केस डायग्राम, और क्लास डायग्राम की इम्प्लीमेंटेशन आपके प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। वो चीज बहुत लैग कर रही थी। एक तो कुछ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट नहीं थे, ठीक है, उसपे बटन के पे क्लिक करने पे डायरेक्ट डेटाबेस पे एंट्री हो रही थी। मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्लासेस नहीं थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, वो चीजें जो आपने ऊप में पढ़ी थी वो सब चीजें अभी भी इस लेवल पे आके भी आपकी इम्प्रोवाइज नहीं हुई। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी, दूसरा एनालिसिस और डिजाइन भी नहीं था। जाहिर सी बात है, जब क्लासेस ही नहीं बनाई तो क्लास डायग्राम कैसे फॉलो होगी? एसआरएस में तो क्लास डायग्राम बनाई हुई है। अब जब मैंने कहा कि ये एंटिटी क्लासेस मुझे शो करें, तो वो क्लासेस थी ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो यूज नहीं की। और लोग कह रहे हैं कि मिस हमने इनहेरिटेंस तो की है, ये देखें फॉर्म की क्लास, ये जो फॉर्म 1 की क्लास है, ये फॉर्म को इनहेरिट कर रही है। तो बेटा वो तो ऑटो जनरेटेड है, ये तो खुद ही हो रहा होता है। जब आप कोई फॉर्म बनाते हैं विंडोज फॉर्म का, तो वो ऑटोमेटिकली बेस क्लास फॉर्म को ड्राइव कर रही होती है, उसमें आपने तो कुछ नहीं किया। तो इस हिसाब से जिस जिस प्रोजेक्ट में, जिस ग्रुप में जो जो चीजें कम थी, उसी हिसाब से उनको उतने उतने कम। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए जिनमें पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंप्लीमेंट हो रही थी, और उन्होंने वही क्लास डायग्राम को इम्प्लीमेंट भी किया अपने प्रोजेक्ट को। थोड़ा बहुत प्लस माइनस था, लेकिन इतना मैंने जो है वो फैसिलिटेट किया कि मार्क्स अच्छे दे दिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि किसी एक का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था जो बिल्कुल ऐसा था कि 100% मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर जो है आप लोगों को मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट में मिले, क्योंकि एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था और फिर एनालिसिस और डिजाइन भी नहीं था ऑब्वियसली। इनिशियली वन कंट्रोल क्लास इज एलोकेटेड पर यूज केस। क्या कह रहे हैं कि स्टार्ट में हर यूज केस के लिए हम एक कंट्रोल क्लास बनाते हैं। दिस माइट बी ओवरकिल, कंट्रोल क्लासेस विद सिमिलर बिहेवियर में बी कंबाइंड। ठीक है, ऐसी कंट्रोल क्लासेस जिसमें सेम काम हो रहा है, आप उनको कंबाइन भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर यूज केस के लिए एक कंट्रोल क्लास हो। अगर मल्टीपल यूज केसेस में एक ही कंट्रोल क्लास, एक ही काम, सेम बिहेवियर यूज हो रहा है, तो यू कैन यूज वन क्लास एज वेल जिसमें सेम बिहेवियर यूज हो रहा है। क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव रीयूजेबिलिटी भी तो है। एक चीज हमने एक दफा डिफाइन कर दी, उसको बार बार डिफाइन करने से अच्छा है कि हम क्लासेस हैं तो उन क्लासेस के लिए हम उसको यूज करें। Examining the sequence logic in the control classes for the system, if it is very similar, the control classes may be combined into one control class. अगर एक ही सीक्वेंस फॉलो हो रही है मल्टीपल कंट्रोल क्लास में, एक ही लॉजिक लग रही है, तो फिर आप उसको एक ही कंट्रोल क्लास बनाएं, अलग अलग कंट्रोल क्लासेस ना बनाएं।
इन द ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, जो केस स्टडी जो हम वेरी फर्स्ट क्लास से देखते आ रहे हैं, देयर इज अ कंट्रोल क्लास फॉर द मेंटेन कोर्स इंफॉर्मेशन यूज केस एंड वन फॉर द क्रिएट कोर्स कैटलॉग यूज केस। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देयर इज अ क्लास, कंट्रोल क्लास थी मेंटेनिंग कोर्स इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए कंट्रोल क्लास थी, एंड देन वी हैव अ कंट्रोल क्लास फॉर क्रिएट कोर्स कैटलॉग। Each control class gets information from a boundary class and deals with course information. ठीक है, हर कंट्रोल क्लास इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रही है? हमारी बाउंड्री क्लासेस से, जो यूजर इंटरफेस क्लासेस हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि बाउंड्री क्लास क्या होती है, एंटिटी क्लास क्या होती है, कंट्रोल क्लास क्या होती है। ये चीजें हम फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं। It is possible that these two control classes could be combined since they have similar behavior and access similar of information. ठीक है, तो हम इनको अलग अलग यूज करने के बजाय हम उनको एक कंट्रोल क्लास में भी डिफाइन कर सकते हैं। Splitting classes should be examined to determine if they are following the golden rule of object oriented, which states that a class should do one thing and do it really well. जैसे हम एक चीज पढ़ते हैं जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं, कपलिंग एंड कोहेजन। कपलिंग और कोहेजन आपने शायद सुना हो, जो आप आगे जाके पढ़ोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और डिटेल में। ठीक है, कपलिंग एंड कोहेजन हमें क्या कह रही है? कपलिंग ये कह रही है कि जो हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उनके बीच में लिंकेज कम से कम हो, क्योंकि जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। सो गुड डिजाइन प्रिंसिपल इज दैट लो कपलिंग एंड हाई कोहेसिव डिजाइन। लो कपलिंग मींस जो कनेक्शन बिटवीन क्लासेस है, इट शुड बी लेस। इसलिए कि अगर हमारे पास, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 10 मॉड्यूल्स हैं लेट से, ठीक है, उन 10 मॉड्यूल सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो क्या है, हमारे सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर मैं किसी एक मॉड्यूल को चेंज करूंगी, वो बाकी 9 से कनेक्टेड है, तो उस चेंज का इफेक्ट मुझे बाकी सब 9 पे भी शो हो रहा होगा। अगर एक में एरर होगा तो वो एरर बाकी सब में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो कपलिंग कम से कम होनी चाहिए। एंड हाईली कोहेसिव मींस कि एक मॉड्यूल एक सिंगल काम कर रहा हो। ठीक है, हम फंक्शंस, मेथड्स, मॉड्यूल्स बनाते ही इसलिए हैं कि जो हमारे पास सिंगल फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही हो, हम वो अचीव करें। सिंगल फंक्शनैलिटी काम एक मेथड से हो। एक मेथड अगर मैं परसेंटेज का बना रही हूँ तो वो परसेंटेज ही कैलकुलेट करे, साथ साथ ग्रेड ना निकाले। ग्रेड के लिए एक अलग मेथड होना चाहिए। जो परसेंटेज की क्लास जो परसेंटेज कैलकुलेट करी है, वो आगे हो सकता है दो तरीके हैं कि मेन के मेथड में भेजे, मेन से दोबारा ग्रेड में जाए। एक पॉसिबिलिटी ये, एक पॉसिबिलिटी ये कि परसेंटेज कैलकुलेट हुई और परसेंटेज ने जो है ग्रेड के मेथड को कॉल कर दिया, और जो कैलकुलेट की थी परसेंटेज वो एज एन आर्गुमेंट भेज दी। ये बहुत बेसिक एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो हाईली कोहेसिव मींस सिंगल डिपेंडेंट क्लास मॉड्यूल्स एंड क्लासेस होनी चाहिए। मतलब एक ही काम रिपीटेंस नहीं होनी चाहिए और एक ही काम परफॉर्म हो रहा है। ऐसा ना हो कि आप एक मेथड बना दें, जैसे मैं कहती हूँ कि हमेशा आप, जैसे पीएफ के बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ कि मेन में हमेशा काम नहीं करें, मेन से सिर्फ मेथड कॉल हो, और हर मेथड मतलब हर फंक्शनैलिटी अलग अलग मेथड में। ऐसा ना हो कि मेन से आप मेन्यू का मेथड कॉल करें और मेन्यू में सारा काम हो रहा है, इंसर्ट भी वहीं से हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, ऐसा नहीं हो। सारे अलग अलग मॉड्यूल्स बने हो, क्योंकि मॉड्यूल्स में काम करने से आसानी हो जाती है कि अगर आपने कहीं चेंज करना हो तो उसका इफेक्ट पूरे सिस्टम पे नहीं होगा, आपने जो मॉड्यूल चेंज किया और जिससे वो कनेक्टेड है बस उस पे होगा। क्लासेस शुड बी एग्जामिन्ड टू डिटरमाइन, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्लास that contains information about the student actor as well as information about what courses the student has successfully completed is doing too much। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की क्लास बना रहे हैं और उसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी है और कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा बर्डनाइज हो जाएगी क्लास। दिस इज बेटर मॉडल एज टू क्लासेस। इससे बेटर ये होगा कि आप दो क्लास बनाएं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसक्रिप्ट विद एन एसोसिएशन बिटवीन देम। दो अलग अलग क्लासेस बना दें और एक ट्रांसक्रिप्ट की क्लास बना दें। एक क्लास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की हो, एक स्टूडेंट की ट्रांसक्रिप्ट हो, और उन दोनों के बीच में एसोसिएशन हो कि एवरी स्टूडेंट हैज अ ट्रांसक्रिप्ट। Often what appears to be only an attribute ends up having structure and behavior onto self and should be split off into its own class. For example, we look at departments in the university. Each course is sponsored by a department. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डिपार्टमेंट की एग्जांपल्स हैं। हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, और हर डिपार्टमेंट जो है वो किसी भी कोर्स को स्पॉन्सर करती है। तो कोर्स और डिपार्टमेंट की अलग अलग क्लासेस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही कोर्स हो और उसमें हम डिपार्टमेंट की लिस्टिंग कर रहे हैं। Initially, this information was modeled as an attribute of the course class.
ठीक है, ऐसा ना हो जैसे मैंने अभी कहा कि कोर्स में ही जो है वो आप डिपार्टमेंट की इन्फो भी दे रहे हैं। फर्दर एनालिसिस शोज दैट इट वाज नेसेसरी टू कैप्चर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स taking classes in each department, the number of professors that teach department courses, and the number of courses offered by each department। देखिए अब ये पूरा एक सिनेरियो बन गया कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहा है, कौन कौन से स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्सेज में रजिस्टर हुए हैं, और कौन कौन से प्रोफेसर कौन कौन से डिपार्टमेंट के कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। Hence, a department class was created। सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगी, डिपार्टमेंट की क्लास। The initial attribute of department for a course was replaced with an association between course and department। यानी कि जो डिपार्टमेंट का हम एट्रीब्यूट कोर्स में यूज कर रहे थे वो हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। हमने डिपार्टमेंट की एक अलग क्लास बना दी और हमने क्या किया, दोनों क्लास के बीच में एक एसोसिएशन डाल दी कि ये डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है ये कोर्स या स्पॉन्सर कर रहा है ये कोर्स। Eliminating classes। Eliminating classes क्या कह रही हैं, a class may be eliminated altogether from the model। This happens when the class does not have any structure or behavior। हम किसी क्लास को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर से, और वो कब होगा, जब हमारे पास क्लास का कोई स्ट्रक्चर या कोई बिहेवियर या कोई यूजेज नहीं होगा। द क्लास डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी यूज केसेस। या कोई क्लास हमें लग रहा है कि हमने ऐसी बना दी जिसका किसी यूज केस में यूजेज नहीं है। In particular, examine control classes lack of sequencing responsibility may lead to the deletion of the control class। ठीक है, सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आप सही से डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कौन सी क्लास किसको कॉल कर रही है, कैसे कर रही है, तो फिर जो है उसकी वजह से डिलीशन ऑफ कंट्रोल क्लासेस आकर होती है। This is especially true if the control class is only a pass through, that is the control class receives information from a boundary class and immediately passes it to an entity class without the need for sequencing logic। ठीक है, in the ASU course registration system initially we would create a control class for the select course to teach use case। ठीक है, teach use case में सबसे पहले क्या हमने use case पढ़ा था, select courses, कि वो पहले कोई भी टीच पढ़ाने के लिए मैं पहले कोर्सेज सिलेक्ट करूंगी कि मुझे कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाने हैं, तो दैट इज अ कंट्रोल क्लास। जो सारी इंफॉर्मेशन क्या करेगी मेरे पास, बाउंड्री क्लास जो फॉर्म व्यू होगा उससे जो मैं कोर्स सिलेक्ट करूंगी वहां पे सिलेक्ट कोर्स की क्लास जो है वो कोर्सेज लेकर आएगी कि कोर्सेज मैंने कौन कौन से कोर्सेज सिलेक्ट किए। उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन एंटिटी क्लास के पास जाएगी। दिस यूज केस प्रोवाइड द कैपेबिलिटी फॉर प्रोफेसर्स टू स्टेट व्हाट कोर्स ऑफरिंग्स दे विल टीच इन अ गिवन सेमेस्टर। ठीक है, ये यूज केस प्रोफेसर्स को, टीचर को क्या फैसिलिटीज दे रहा है कि मुझे पता होगा जैसे मैं एलएमएस लॉग इन करती हूँ तो मेरे पास वो 4 कोर्सेज जो 5 कोर्सेज 3 कोर्सेज जो मैं सेमेस्टर में पढ़ा रही हूँ वो शो हो रहे होंगे। There is no sequencing logic needed for the control class। The professors enter the information on the GUI screen and the professor is added to the selected offering। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इफ एंड बट्स नहीं है। जैसे मैंने कोई कोर्स सिलेक्ट किया और मैं डायरेक्ट उस कोर्स में एज अ टीचर असाइन हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो नो सीक्वेंसिंग लॉ, इस चीज में कंट्रोल क्लास के लिए सीक्वेंस लॉजिक की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कोई सीक्वेंस फॉलो होने की जरूरत नहीं, बस मैंने कोर्स पे सिलेक्ट किया और मैं उस कोर्स को असाइन हो गई एज अ प्रोफेसर। Here is a case when the control class for the use case could be eliminated। So इस वाले सिनेरियो में क्योंकि हमें कंट्रोल क्लास की ऐसे जरूरत नहीं है तो हम इस केस में कंट्रोल क्लास को एलिमिनेट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी चेकिंग। कंसिस्टेंसी चेकिंग हमें क्या बता रही होती है कि हमारे पास जो स्टैटिक व्यू है सिस्टम का, जो हमने क्लास डायग्राम्स बनाई हैं, जो हमने एक्टिव बनाई है, डिफरेंट स्टैटिक व्यू के थ्रू हमने क्लास डायग्राम बनाई है, फ्लो डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह जो बनाए हैं, उसके साथ हम चेक करें अपने डायनेमिक व्यू को। डायनेमिक व्यू मीन्स यूज केस, जो यूज केसेस बनाए हैं और जो क्लास डायग्राम बनाए, क्योंकि हमने देखा था कि यूएमएल जो है वो 2 उसमें डिवाइड होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक को हम चेक करें कि दोनों आपस में कंसिस्टेंट हैं, सेम है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं जा रहे, पैरेलल में चल रहे हैं, जो यूज केसेस के सिनेरियो बन रहे हैं उसी के से रिलेटेड क्लासेस बन रही हैं, तो ये सारी चीजें हम देख रहे होते हैं। बिकॉज बोथ व्यूज आर अंडर डेवलपमेंट concurrently they must be cross checked to ensure that different assumptions or decisions are not being made in different views। कंसिस्टेंसी चेकिंग इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय फॉर्मिंग अ स्मॉल टीम। इसके लिए आप क्या करें कि एक टीम बना लें, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को असाइन कर दें जो थ्रू आउट कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हो कि हमारे स्टैटिक और डायनामिक व्यू दोनों सेम चल रहे हों।
जी क्लास आवाज आ रही है? ओके हम ये क्या डिटरमाइन करें कि जो कंसिस्टेंसी चेकिंग है ये कोई अलग से एक्टिविटी नहीं है जो आउट ऑफ बॉक्स जाके या अदर टाइम में आप परफॉर्म कर रहे हैं। ये थ्रू आउट जो लाइफ साइकिल है उसमें ही आप इंटीग्रेशन में परफॉर्म कर रहे होंगे अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है आप साथ साथ कंसिस्टेंसी भी चेकिंग कर रहे हैं और उसके लिए आप एक स्मॉल टीम बना रहे हैं जो थ्रू आउट ये काम कर रही होगी। और टीम जो है वो उसमें कुछ डिफरेंट जो है क्रॉस सेक्शन पर्सनल हो, मीन्स एनालिटिक्स भी हों, डिजाइनर्स भी हों, कस्टमर्स भी हो सकते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स एंड टेस्टिंग से रिलेटेड लोग भी होंगे। उन सबको मिला के एक आप टीम बना दें जो थ्रू आउट ईच एंड एवरीथिंग को चेक कर रहे होंगे। सिनेरियो वॉक थ्रू। Our primary method of consistency checking is to walk through the higher risk scenarios as represented by a sequence or collaboration diagram. सीक्वेंस और कोलेबोरेशन डायग्राम को देखकर आप जो हाई रिस्क सिनेरियोज हैं जिस पर चांसेस ऑफ रिस्क बहुत ज्यादा है आप उनको पहले डिटरमाइन करें। Since each message represents behavior of the receiving class, verify that each message is captured as an operation on the class diagram. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो हर मैसेज पास होता है एक क्लास से दूसरी क्लास को, जो रिसीविंग क्लास रिसीव कर रही होती है मैसेज, आप ये वेरीफाई करें कि हर मैसेज जो है वो प्रॉपर्ली कैप्चर हुआ है एज एन ऑपरेशन ऑन द क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम में वो ऑपरेशंस आपने मेंशन किए हैं जो सीक्वेंस डायग्राम में आप यूज कर रहे हैं कि ये क्लास एक मैसेज भेजेगी दूसरी क्लास को, तो वो जो मैसेज आपने भेजा है वो मैसेज को एज एन ऑपरेशन आपने क्लास डायग्राम में शो किया या नहीं किया। Verify that two interacting objects have a pathway for communicating via either an association or an aggregation. ठीक है, ऐसी चीजों को आप कैसे लिंक करेंगे एसोसिएशन और एग्रीगेशन की इन योर क्लास डायग्राम। Especially check for reflexive relationship that may be needed since these relationships are easy to miss during analysis. ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप देखेंगे क्लासेस के बीच में कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप अगर हो रही है, since these relationship are easy to miss during the analysis, इन relationships को आप easily जो है वो analysis में miss कर देते हैं। Reflexive relationships are needed when multiple objects of the same class interact during a scenario. Reflexive relationship क्या होगी? जब हम एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेम ही क्लास के एक सिनेरियो में आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे इसकी एक एग्जांपल हो सकती है एक टीचिंग असिस्टेंट की। ठीक है, टीचिंग असिस्टेंट क्या है, वो एट अ टाइम उसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो टीचिंग असिस्टेंट भी है, कोर्स का लैब इंजीनियर भी है और वो खुद एक स्टूडेंट भी है। तो दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप कुड बी रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। ठीक है, जिसमें एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हो एक सिनेरियो में। For each class representing on the class diagram, make sure the class participants in at least one scenario. हर class diagram, जैसे आपके सिनेरियो में मैंने चेक किया था कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें जो क्लास डायग्राम बनाई है आपने पेपर पे, वो आपके सिस्टम पे इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही। तो वो सिनेरियो वॉक थ्रू क्या कह रहा है कि हर क्लास जो आपने क्लास डायग्राम में मेंशन की है, मेक श्योर करें कि वो जो है आपकी एटलीस्ट एक सिनेरियो, एक रियल सिनेरियो में वो क्लास पार्टिसिपेट कर रही हो। For each operation listed for a class, verify that either the operation is used in at least one scenario or it is needed for completeness. हर ऑपरेशन जो आपने क्लास डायग्राम में लिस्ट डाउन किया है, आप ये मेंशन करें कि क्या वो ऑपरेशन किसी एक सिनेरियो में यूज हो रहा है और इट इज नीडेड फॉर completeness or just for completing the class it is used. Finally, verify that each object included in a sequence or collaboration diagram belongs to a class on the class diagram. ये चीज भी वेरीफाई करें कि जो आपने हर ऑब्जेक्ट इंक्लूड अपने सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो आपकी जो क्लासेस डायग्राम में आपने क्लास बनाया है वो वही ऑब्जेक्ट्स है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो क्लास डायग्राम के ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट जो सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम में सेम नहीं है। ठीक है, तो कॉमनैलिटीज होनी चाहिए। इवेंट ट्रेसिंग। इवेंट ट्रेसिंग क्या होती है? फॉर एवरी मैसेज शोन इन अ सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम, हर मैसेज जो आपके सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम में शो हुआ है, आप ये वेरीफाई करें कि जो ऑपरेशन है ऑन द सेंडिंग क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द इवेंट एंड एन ऑपरेशन ऑन द रिसीविंग क्लास एक्सपेक्ट्स द इवेंट एंड हैंडल इट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब हम सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम को में हम मैसेजेस पास के थ्रू हमने पढ़ा था कि मैसेजेस पास होते हैं और उन मैसेजेस को हम मेथड भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो मेथड पास हो रहे हैं सेंडिंग क्लास में, तो आप ये देखें कि प्रॉपर सेंडिंग क्लास में एक कोई ऐसा इवेंट है जो उस रिस्पॉन्सिबल है उस इवेंट को सेंड करने पे। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैंने मेथड क्रिएट किया, तो क्या कोई ऐसा इवेंट है जो हमारे पास सेंडिंग क्लास और हमारे पास रिसीविंग क्लास में सेंडिंग और रिसीविंग के लिए यूज हो रहा है।
Verify that there is an association or aggregation on the class diagram between the sending and receiving classes. जो sending और receiving classes आपने use की हैं, उनके बीच में proper association और aggregation perform हो रही है या नहीं हो रही. तो ये सारी चीजें आप क्या कहते हैं कि जो चीजें आपने implement की हैं, analysis किया है, वो आपके system पे भी वो सारी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही. अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे.